हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स पॉइंट। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप स्टेप वन में अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है या बैंक इन्वॉल्व है या प्लांट अकाउंट इन्वॉल्व है, मशीन इन्वॉल्व है। जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व है उसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसके रूल्स हमने आपके साथ क्वेश्चन लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया और ये है, और उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आपको 6A में उसके सॉल्यूशंस को हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 7A है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। तो हम जर्नल एंट्रीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपके साथ उन रूल्स को रिवाइज कराएंगे जिन रूल्स का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, और उन स्टेप्स को फिर से दोबारा से डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जर्नल एंट्री पे जाएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग टोटल ये 7A जो आपका लेक्चर नंबर 7A है, 7A 7B 7C 7D, इन चारों लेक्चर में आपको 10 क्वेश्चंस हमने बहुत कॉमन जर्नल एंट्रीज दिए जो अक्सर क्वेश्चन में बुक्स में आपसे पूछे जाते हैं, और आसानी से आप उन जर्नल एंट्रीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 स्टेप्स टू जर्नल जो हम आपको सिखाने वाले हैं कि जर्नल एंट्री करने के लिए 3 स्टेप्स, 3 कॉमन स्टेप्स। अगर आप उसको स्लो, इफ यू आर स्लो लर्नर, अगर आप स्लो लर्नर है तब भी आप उन 3 स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करके आसानी से कर सकते हैं। और फिर आपको एक बात तो पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है ये चैप्टर आपका अच्छा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज। देखिए, हमने ये 3 स्टेप्स में आपको जर्नल सिखाना है। स्टेप 1 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स पहचानना है। यानी क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, राम है, कैश है, मोहन है, एक्स है, वाई है, जेड है, परचेज है, सेल्स है, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, जिसके लिए हमने लेक्चर 6 और 6A स्पेशली डिस्कस किया है, स्टेप 1 खास करके। अच्छा, जैसे ही आप अकाउंट्स पहचान लेंगे तो फिर अकाउंट को क्लासिफाई कर लेंगे। कहने का मतलब, क्लासिफिकेशन से मेरे कहने का मतलब है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपको बताया गया है AED, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स। ये है अकाउंट्स पहचानना। और दूसरा कैटेगरी है LIC, लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। AED LIC 6 कैटेगरीज में आपको आइडेंटिफाई करना है। A stands for assets, E stands for expenses and losses, D stands for drawings, L stands for liabilities, I stands for income and C stands for capital। और फिर स्टेप 3 है कि जैसे ही आपने क्लासिफाई कर लिया तो फिर इसके रूल्स अप्लाई करने हैं। ए यानी एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग, ये जो 3 है, ये डेबिट कब होगा? ये डेबिट होगा जब बढ़ाना हो इन अकाउंट को। LIC को अगर बढ़ाना हो तो ये क्रेडिट करने पे बढ़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया बढ़ाने के लिए। अगर हमको मान लिया बढ़ाना नहीं है, माइनस करना है, घटाना है, तो AED अकाउंट को अगर माइनस करना है तो घटाने के लिए तीनों अकाउंट क्रेडिट होते हैं, और LIC अकाउंट घटाने के लिए ये तीनों अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो सिंपल सा रूल है, आप ये पढ़ चुके। इसके अलावा जो हम जर्नल सिखाने के लिए आपको एक और अकाउंट अलग है, मॉडर्न रूल्स में नहीं अकाउंट है, बट होता क्या है ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब लेन देन करते हैं, यू नो एवरीथिंग, आपको पता होता है कि कोई भी पर्सन जिससे लेन देन हो रहा है वो आपका डेटर ही क्रेडिटर है, यू नो वेरी मच क्लियर, ठीक है। बट होता ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस वहां पर क्लियर नहीं होता क्योंकि उसके बारे में प्रीवियस इंफॉर्मेशन नो नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, पेड चेक टू राम, राम को चेक दिया, राम को पेमेंट किया। अब यहाँ पर राम डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर राम के बारे में इससे पहले कुछ नहीं मेंशन है तो राम डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है। क्वेश्चन था पेड चेक टू राम, राम को चेक पेड किया, या पेड थ्रू चेक, चेक से पेमेंट किया राम को 1000। अगर राम के बारे में प्रीवियसली इंफॉर्मेशन नोन नहीं है कि राम डेटर है हमारा या क्रेडिटर है हमारा, तो बड़ा मुश्किल है। अब हम उसको उसके ऊपर रूल्स कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे सिचुएशन मिलेंगे जहां पे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में प्रीवियस इंफॉर्मेशन, पहले के इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से
आप उस पर्सन के बारे में नहीं समझ पाते कि वो पर्सन डेटर है या क्रेडिटर है। क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो ऐसा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? ऐसे सिचुएशन में आपको हम एक और रूल दे रहे हैं कि पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इन्वॉल्व हो और उसके बारे में अगर हमें ना पता हो कि वो डेटर है कि क्रेडिटर है, तो ट्रेडिशनल का एक रूल यूज कर लीजिए, पर्सनल अकाउंट का। ट्रेडिशनल के एक रूल को यूज कर लेंगे पर्सनल अकाउंट का। हम उसको रिपीट कर देते हैं। ट्रेडिशनल के जिस रूल्स को यूज करेंगे वो होगा पर्सनल अकाउंट। कौन कौन आएगा इसमें? पर्सन से अकाउंट आएगा और ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, यानी किसी भी व्यक्ति या किसी की भी संस्था का नाम आ जाए तो पर्सनल मान के भी आप बना सकते हैं। ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है, डेबिट किसको करेंगे? रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करेंगे। अच्छा, क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे गिवर को, क्रेडिट द गिवर। तो ये हो गया रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल तब आपको यूज करना है जब किसी पर्सन के बारे में आपको पता नहीं है कि वो डेटर है या क्रेडिटर है। इन दैट केस आप उस पर्सन को सिंपली पर्सनल अकाउंट मान करके सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये ट्रेडिशनल रूल है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू क्लियर कि किस तरीके से आप जर्नल आसानी से करें। तो हमने हाइब्रिड रूल्स यूज किए कि जर्नल भी और मॉडर्न रूल्स भी और एक ट्रेडिशनल रूल, सिर्फ पर्सनल अकाउंट का रूल, ये दोनों को मिलाकर के आप कंप्लीट एक एक चीज समझ सकते हैं हर जर्नल एंट्री के पीछे, एवरी पॉइंट एवरी एस्पेक्ट समझ सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें जर्नल एंट्री का, तो अगर दो अकाउंट इन्वॉल्व है और एक अगर डेबिट हो रहा है तो आप खुद भी कहेंगे कि एक अगर डेबिट हुआ तो दूसरे को क्रेडिट ही करना है। तो वहां पर आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे चेक दिया है राम को, राम के बारे में पता नहीं है तो आपको तो ये तो पता है ना कि चेक से पेमेंट किया तो बैंक मेरा घट गया, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे तो राम ऑब्वियसली डेबिट हो जाएगा। तो ऐसे भी बनाया जाता है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए हमने मॉडर्न रूल्स के साथ ट्रेडिशनल रूल्स के सिर्फ एक रूल्स यहाँ पे लिए और वो है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं, ये रूल्स चाहे तो अप्लाई करें चाहे तो ना अप्लाई करें। वन साइड, एक साइड से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर एक साइड आपने करेक्टली डेबिट क्रेडिट कर दिया तो दूसरा साइड जो है बचे हुए साइड का पार्ट ले लेगा। तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए, क्वेश्चन जो आपके सामने पहला क्वेश्चन हमारा है वो है, मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू करा। चलिए स्टेप आइडेंटिफाई करते हैं, 3 स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहला स्टेप में बिजनेस शुरू किया, बिजनेसमैन ने बिजनेस शुरू किया। तो किस चीज से शुरू किया है? अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एसेट्स नहीं है, सिर्फ दाम लिखा हुआ है तो मतलब कैश में शुरू किया। अच्छा, बिजनेस शुरू करता है बिजनेस का मालिक, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस शुरू करा, वो सिंगल पर्सन है, तो सिर्फ उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? कैपिटल अकाउंट। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया दोनों अकाउंट को, दो पक्ष को पहचान लिया, एक पक्ष कैश है और दूसरा है कैपिटल। और फिर हमने आपको ये भी बताया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग एक कंटेंट को ये समझना है कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट है और एक अकाउंटेंट को बिजनेस की नजर से ट्रांजैक्शंस को लिखना है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो कैश एसेट है, कैश का क्लासिफिकेशन स्टेप 2, कैश एसेट है, कैपिटल तो कैपिटल। आप देख रहे होंगे कि कैश बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है और जब कैपिटल बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। आपके सामने ये रूल्स हर टाइम रहे, ए टी डी। एल आई सी, ये रूल्स हमेशा होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं खुद भी, कैश डेबिट, कैश एसेट से एसेट्स बढ़ रहा है, डेबिट हो गया। कैपिटल पूंजी है, ये भी बिजनेस में बढ़ गया। आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा पूंजी कैसे बढ़ा। देखिए, बिजनेस के नजरिए से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बिजनेस के नजरिए से क्या हुआ, बिजनेस में कैश आया, किसने दिया? ओनर ने दिया, तो ओनर का अकाउंट बढ़ा। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस का मालिक बिजनेस शुरू कर रहा है तो बिजनेस के मालिक के नजर से सोच रहे थे, उनका तो पैसा घट रहा है। ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि पूंजी कम हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो पूंजी बढ़ रहा है, ये कि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए से बिजनेस शुरू करा, तो आपका कैपिटल अभी कितना लगा बिजनेस में? 50,000। फिर 20,000 रुपया और लगाया आपने अपने बिजनेस में, तो क्या आपका पूंजी 70,000 नहीं हो गया? हो गया। क्या 30,000 हो गया? नहीं। इसका मतलब पूंजी जैसे जैसे ओनर इन्वेस्ट करेगा तो उसका कैपिटल बिजनेस में बढ़ता जाता है, उसका अकाउंट बिजनेस में बढ़ता जाता है। तो इसका जनरल एंट्री आपके स्क्रीन पे है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 15,000 15,000।
और ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है ट्रांजैक्शन का, जिसको कहा जाता है नरेशन, ये है नरेशन। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, तो मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू करा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा कैश में। आपको बताया था कि गुड्स जहां पर हो तो परचेज और सेल्स इन दोनों में से कोई एक अकाउंट होगा। अगर बेच रहे हैं तो सेल्स, अदरवाइज परचेज। तो इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, पहला तो ये देख लीजिए कि कैश ट्रांजैक्शन है तो एक अकाउंट पे कैश हो गया और दूसरा परचेज अकाउंट हो गया। कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पहचानने में दिक्कत है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, जिसमें हमने कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया है। उस पॉइंट को अगर रिवाइज कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से आपसे बनेगा, बहुत इजीली समझ में आएगा। तो कैश अकाउंट यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश अकाउंट एक हो गया, और दूसरा गुड्स है तो गुड्स के लिए परचेज और सेल्स में कोई एक, यानी बेच तो रहे हैं नहीं तो इसका मतलब परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हो। कैश एसेट है और परचेज गुड्स खरीदा है तो ये आपका खर्च हो। कैश एसेट से एसेट्स बढ़ रहा है बिजनेस में कि घट रहा है, आप खुद देखिए। तो यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा कैश में तो कैश देना पड़ा होगा तो कैश कम हो गया, राइट। अच्छा, एक्सपेंसेस, आपका गुड्स का खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया। तो रूल्स आपके माइंड में होना चाहिए। रूल्स क्या है, ए सी डी, इन तीनों के लिए रूल है। बढ़ने पे डेबिट और घटने पे क्रेडिट। तो आप खुद देख सकते हैं, एसेट्स घटा है तो क्रेडिट हुआ, एसेट्स बढ़ा है, एक्सपेंसेस बढ़ा है तो डेबिट हो गया। तो यानी इसका मतलब इसका एंट्री आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000। फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नरेशन लिख देते हैं, नरेट कर देते हैं कि क्या है ये ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश गुड्स बेचा है कैश में 15,000 का। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, क्या बेचा, गुड्स बेचा। कैसे बेचा है, कैश में, तो एक अकाउंट कैश हो गया और दूसरा गुड्स बेचते तो सेल्स अकाउंट। कैश एसेट है, सेल्स इनकम है, और गुड्स जब आप कैश में बेचते हैं तो कैश बढ़ जाता है तो एसेट्स बढ़ गया, डेबिट हो गया। गुड्स आप बेचेंगे तो आपका इनकम होगा, इनकम बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होता है। तो इसका जनरेटर जो होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एक खास कलर कोड यूज किया है, डेबिट और क्रेडिट, ग्रीन और रेड दो। तो वो यूज किया है प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग। प्लस के लिए हमने ग्रीन यूज किया है कलर कोड, और माइनस के लिए हमने रेड यूज किया है। तो जब कोई अकाउंट बढ़ रहा होगा एडी एलआईसी में, जो भी अकाउंट बढ़ रहा है उसके लिए हमने बढ़ने पे ग्रीन कलर में रखा है और घटने पे रेड कलर में रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका नरेशन हो गया परचेज गुड्स फॉर, सॉरी परचेज गुड्स नहीं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नरेशन में यहाँ पे मिस्टेक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा एक्स से कैश देकर। अभी अकाउंट्स पहचान ले, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। कैश में खरीदा है तो कैश अकाउंट हो गया, और क्या खरीदा, गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट हो गया। कैश एसेट है, परचेज एक्सपेंसेस है। आपका आपने गुड्स कैश में खरीदा है तो कैश घट गया, एसेट घट गया आपका। अच्छा, गुड्स खरीदा तो आपका खर्च बढ़ गया, तो एडी बढ़ने पे डेबिट होता है, घटने पे क्रेडिट होता है। आपको रूल्स यहाँ पे याद होने चाहिए। एडी क्या रूल है, डेबिट कब होता है, जब बढ़ता है, क्रेडिट कब होता है तो घटता है। तो सामने आप खुद मिला सकते हैं। इसके एंट्री लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 20,000 एंड नरेशन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम एक्स, एक्स से कैश देके गुड्स खरीदा। अगला है सोल्ड गुड्स टू बी, बी को गुड्स बेचा है 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। चलिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं तीन एक स्टेप। सोल्ड गुड्स, बेचा गुड्स, किसको बेचा, बी को। बी एक और इन्वॉल्व है, कहीं पे पेड फॉर कैश इन कैश नहीं है, तो इसका मतलब उधार में दिया है बी को, तो अकाउंट बी हो गया। और हम जिसको भी उधार में देते हैं वो हमारा डेटर होता है। क्या बेचा, क्या दिया बी को, गुड्स दिया। गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट आता है, तो अकाउंट आपको पता चल गया बी अकाउंट और सेल्स अकाउंट। बी डेटर है, डेटर यानी एसेट है। आपने किसी को उधार दिया तो आप उसको पैसा उससे ज्यादा लेना है, पहले से ज्यादा पैसा उस डेटर से लेना है, तो यानी एसेट आपका बढ़ जाता है। और गुड्स बेचा तो इनकम हो गया आपका, एसेट्स बढ़ा और इनकम भी बढ़ा, तो एसेट्स डेबिट होगा, बी डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री आपके स्क्रीन पे।
B is account debit to sales account 18,000। अब ये 18,000 कहाँ से आया? दिया हुआ तो 20,000। तो देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, जहां कहीं पर भी ट्रेड डिस्काउंट होगा तो अमाउंट आप डायरेक्टली घटा देंगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना है, बस उस अमाउंट को डायरेक्टली डिडक्ट कर देना है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। वो वैल्यू जो उस गुड्स के लिए लगा है वो डिटरमाइन करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली घटा देंगे। तो 20,000 का 10% 2,000 आप घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 18,000। नरेशन लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू बी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये पॉइंट नोट कर ले, ट्रेड डिस्काउंट इज डायरेक्टली डिडक्टेड टू कैलकुलेट द प्राइस टू बी पेड और रिसीव्ड। जो प्राइस पे करना है या रिसीव करना है, ये कैलकुलेट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली उस अमाउंट से घटा देना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 4,000। फर्नीचर खरीदा है 4,000 में। इजी क्वेश्चन है, एक अकाउंट फर्नीचर है, कैसे खरीदा? तो कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के रूल अगर आपको याद है तो इससे क्लियरली है कि कैश में खरीदा है। फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। फर्नीचर बढ़ गया है, कैश घट गया, तो फर्नीचर को आप डेबिट करेंगे, कैश को आप क्रेडिट करेंगे। ये आपका एंट्री हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर 4,000, कैश 4,000। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग लगाना जरूरी नहीं, बिना बीइंग के भी आप नरेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परचेज प्लांट फ्रॉम टाटा एंड कंपनी लिमिटेड वर्थ रुपीज 1,50,000। 1,50,000 का प्लांट टाटा एंड कंपनी से खरीदा। तीन स्टेप, क्या खरीदा? प्लांट खरीदा। किससे खरीदा? टाटा एंड कंपनी से। पेमेंट किया? क्या नहीं किया है पेमेंट, इसका मतलब उधार है, तो टाटा एंड कंपनी। तो एक अकाउंट प्लांट और दूसरा टाटा एंड कंपनी। टाटा एंड कंपनी से उधार लिया गया, इसलिए टाटा एंड कंपनी आपके क्रेडिटर हो गए। प्लांट एसेट है, क्रेडिटर लायबिलिटीज में आता है। प्लांट बिजनेस में प्लांट बढ़ गया पहले से, तो एसेट्स बढ़ा, डेबिट होगा। और कर्ज भी, टाटा एंड कंपनी का उधार भी आपके ऊपर बढ़ गया है, यानी लायबिलिटीज बढ़ा, तो लायबिलिटीज बढ़ने पे क्रेडिट हो गया। तो इसका जनरल यहाँ पे आ गया, प्लांट अकाउंट डेबिट टू टाटा एंड कंपनी लिमिटेड, टू टाटा एंड कंपनी अकाउंट 1,50,000, 1,50,000। नरेशन लिख देंगे प्लांट परचेज्ड फ्रॉम टाटा एंड कंपनी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पेड वेजेस रुपीज 4,000, 4,000 वेजेस पेड किया एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 3,000, 3,000 का वेजेस पेमेंट नहीं हुआ है। 4,000 पेड हो गया, 3,000 नहीं हुआ। चलिए अकाउंट पहचान दे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। क्या पेड किया है और क्या पेड कहना रह गया? वेजेस। तो एक अकाउंट हो गया वेजेस। पेड किया तो किसी में क्या होगा? कैश। अच्छा, पेड अगर नहीं किया तो उस खर्च के आगे क्या लगाएंगे? आउटस्टैंडिंग लगाएंगे। तो तीन अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, वेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट और आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। चलिए अब वेजेस खर्च है, कैश एसेट है, और कोई भी खर्च जब उसके आगे आउटस्टैंडिंग लग जाए, जिसका मतलब होता है बाकी, ड्यूज। तो वेजेस जब बाकी रह गया तो कर्ज बन गया, लायबिलिटीज। अब वेजेस खर्च है, खर्च आपका बढ़ गया, डेबिट होगा। कैश एसेट से जितना पेमेंट किया गया उतना से कैश घट गया, कैश का एसेट घटने पे क्रेडिट होता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटीज है, कर्ज है, कोई भी खर्च जब बाकी रहता है तो कर्ज बनता है, कर्ज बढ़ गया आपके ऊपर, लायबिलिटीज बढ़ने पे क्रेडिट होता है। तो आप देख सकते हैं वेजेस डेबिट हुआ है, कैश और आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट हुआ है। चलिए इसका जनरल देख लेते हैं। wages account debit to cash account to outstanding wages account being wages partly paid। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों साइड, एक साइड एक अकाउंट है और एक साइड दो अकाउंट है, लेकिन फिर भी अमाउंट में दोनों साइड क्या है? इक्वल है। तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम अकाउंट वाइज नहीं, अमाउंट वाइज इक्वल होने का के ऊपर जोर देता है कि दोनों साइड का टोटल अमाउंट सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। गुड्स परचेज फ्रॉम वाई रुपीज 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स खरीदा है वाई से। चलिए स्टेप आइडेंटिफाई करते हैं। क्या खरीदा? गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट हो जाएगा। किससे खरीदा? वाई से। पेमेंट किया गया? नहीं किया, कहीं पर पेड फॉर कैश इन कैश नहीं है, तो वाई से उधार खरीदा, वाई क्रेडिटर है आपका। परचेज खर्च है और उधार लिया है वाई से, तो वाई क्रेडिटर यानी लायबिलिटीज की कैटेगरी में आ जाएगा। अब खर्च आपका बढ़ा है, खर्च बढ़ने पे डेबिट होता है, और वाई उधार भी, आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ा है, लायबिलिटीज बढ़ने पे क्रेडिट होता है। तो इसका जनरल आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, अमाउंट 9,000, 9,000। चूंकि ट्रेड डिस्काउंट है और आप जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट डायरेक्टली डिडक्ट करना होता है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। परचेज गुड्स फ्रॉम बाई एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, और नोट जरूर से लिख दें कि ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली डिडक्ट कर दिया जाता है प्राइस निकालने के लिए, जो प्राइस पेमेंट करना है, जो प्राइस रिसीव करना है, कैलकुलेट करने के लिए।
और आज का लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, डिस्काउंट अलॉट टू बी, बी को डिस्काउंट दिया 1000 रुपीज का। चलिए स्टेप, डिस्काउंट दिया है, क्या दिया गया, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलॉट एक अकाउंट हो गया, किसको दिया, बी को। तो बी, जाहिर सी बात है डिस्काउंट किसको देते हैं, तो अपने डेटर को देते हैं जब वो पेमेंट करने आता है, तो बी यहाँ पे आपका डेटर। तो डिस्काउंट अलॉट, डिस्काउंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस और लॉसेस की कैटेगरी में आता है। डिस्काउंट देंगे तो आपका डिस्काउंट ये खर्च जो है बढ़ जाएगा, और जिसको डिस्काउंट देंगे उससे पहले से कम पैसा लेंगे। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए किसी के पास बाकी है, आपने उसको 500 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो आपको कितना देगा, 9,500 देगा, ठीक है। तो एसेट्स कम हो जाता है, डेटर कम हो जाता है। तो डिस्काउंट अलॉट, ये खर्च बढ़ गया, डेबिट होगा, और डेटर्स का वैल्यू घट जाएगा, ये क्रेडिट होगा। तो इसका एंट्री हो गया डेटर्स, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट, discount allowed account debit to B's account 100 100 discount allowed to B। तो ये फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आया हो ये 10 क्वेश्चंस, आप आसानी से इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, एक एक पॉइंट को समझ लें, स्टेप्स आपको सीखने हैं। अगर आपने स्टेप सीख लिए तो किसी भी ज्योमेट्री को आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।